लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली थी, ठीक है, कि क्या क्वांटम नंबर्स होते हैं, कितने टाइप के आपके पास क्वांटम नंबर्स हैं, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी उससे रिलेटेड देख लिए थे, छोटे बहुत थोड़े बहुत नोट्स वगैरह के बारे में जान चुके थे। अब हम लोगों को कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में लिखना सीखना है। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक रूल्स आने चाहिए। उन बेसिक रूल्स के सहारे ही हम लोग कैसा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फर्दर फिर आगे की दुनिया हमारी कंटिन्यू करेंगे। तो पहले देखो, आज जिन मैं रूल्स की बात करने जा रही हूँ वो पहले तो जो आप लोगों के पास रूल्स रहेंगे वो 2 रूल्स पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे पॉलिश एक्सक्लूशन प्रिंसिपल और दूसरा पढ़ेंगे आपका एफबाउ प्रिंसिपल। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आपके हंस रूल और फिर फाइनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीखेंगे। एंड फिर हम लोगों का चैप्टर ख़त्म होता है। एंड हाँ, 2 टॉपिक्स उससे बाकी हैं, मुझे पता है, स्क्रोडिंगर और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। दैट इज़ बाय संडे ये चीज़ हम लोगों को फिनिश ऑफ करनी है। तो अभी देख लेते हैं आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, पहले एक एक करके अपने कंसेप्ट को इकट्ठा करना शुरू करो। कंसेप्ट नंबर 1 आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि मैं जानती हूँ एनर्जी ऑफ बोहर ऑर्बिट, ये जो होता है आपका -13.6 इंटू में z²/n² होता है, बराबर, ये कंसेप्ट होता है आप लोगों के पास। तो इससे मैं ये भी जानती हूँ कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n² के। अब अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं वो तो डिनोमिनेटर में है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो सकता है, तो उस इंसान को फिर से जाके जहाँ पे मैंने एनर्जी के डेरिवेशंस किए थे उस पार्ट में जाके पढ़ने की फिर से रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे आप जैसे ही पढ़ना शुरू करोगे, आपको वीडियो में मैं समझाया हुआ है कि वो किस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, तो इससे ये एक दिमाग में तो हमारी बात बहुत अच्छे से जाती है कि लेट्स इमेजिन, अगर हम लोग मान लेते हैं इस तरीके से n = 1 ऑर्बिट में, उसके बाद मान लेते हैं मैं n = 2 ऑर्बिट में गई, तो जो n = 2 ऑर्बिट में जो एनर्जी का कंटेंट होगा, जैसे इसको 2 ले लेती हूँ, इसको 3 ले लेती हूँ और इसको 1 ले लेती हूँ, है ना, तो n = 1 में है। तो मान लेते हैं अभी मेरे पास 3 ऑर्बिट्स हैं एंड 3 ऑर्बिट्स के करस्पॉन्डिंग मेरे पास 3 एनर्जीज है। फर्स्ट ऑर्बिट में जो मेरे पास एनर्जी है, लेट से इट विल बी E1, फिर दूसरे वाले में लेट से E2 एंड लेट से तीसरे वाले में E3। तो मुझको इतना तो ज्ञान है कि ये ऑर्डर कुछ इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है। आप जैसे जैसे शेल से दूर जाते जाओगे, आपकी ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। बट अभी कल की क्लास में ही जैसे ही हमें क्वांटम नंबर्स का ज्ञान प्राप्त हुआ, हम लोगों ने ये चीज़ देखी करके कि क्वांटम नंबर्स के ज्ञान को लेकर कि उनके जो ऑर्बिट्स होते हैं वो ऑर्बिट्स खोखले नहीं होते, ऑर्बिट के अंदर में भी एक दुनिया होती है एंड दैट दुनिया इज़ नोन एज व्हाट, आप लोगों का सबशेल। मतलब शेल के बारे में तो बचपन से जानते थे, हाँ, लेकिन अब शेल के अंदर की दुनिया के बारे में है, वो होता है सबशेल। तो कल की क्लास की इन्फॉर्मेशन को अगर मैं क्लब करूँ तो तुम्हें इतना तो पता चल ही गया होगा करके कि जो n = 1 नामक शेल होता है, इस n = 1 में और कितने सबशेल है अगर तुम्हें ये पता करना है, तो अभी इसको कैसे पता करेंगे। हम लोगों के पास n = 1 में कितने नंबर ऑफ सबशेल्स हैं, तो जो नंबर ऑफ सबशेल्स होते हैं कल पढ़े हैं फॉर्मूलेस, इसीलिए मैं उम्मीद कर रही हूँ करके कि तुम लोगों को पता होना चाहिए करके। तो नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू शेल नंबर, जितना आपका शेल नंबर होता है उतने नंबर ऑफ सबशेल्स आपके उस पर्टिकुलर शेल के अंदर होते हैं। तो क्योंकि n = 1 का शेल नंबर 1 है तो उसके अंदर सबशेल भी 1 ही होगा। मतलब इमेजिन करो, तुमने एक ज़मीन खरीदी, ज़मीन में तुमने एक बड़ा सा फ्लोर क्रिएट किया, दैट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर या फिर ग्राउंड फ्लोर जो भी तुम बोलो, दैट ग्राउंड फ्लोर विल बी कंसीडर्ड एज n = 1। अब मान लेते हैं उस ग्राउंड फ्लोर में तुमने कोई रूम क्रिएट नहीं किया, बस एक बड़ा सा ऑडिटोरियम, एक बड़ा सा हॉल क्रिएट करके तुमने छोड़ दिया, तो वही तुम्हारा शेल, वही तुम्हारा सबशेल। लेकिन अगले साल तुम्हारे पास पैसे वैसे जमा किए तुमने और उसी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर में एक और फ्लोर बनाया, वो तुम्हारा n = 2। लेकिन अब तुमने बोला कि नहीं यार, इसको मैं पूरा एक हॉल के जैसे नहीं रखूँगा, इसमें मैं रूम्स क्रिएट करूँगा। तो वो जो रूम्स होंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर फ्लोर के अंदर, दैट रूम्स विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, आप लोगों के सबशेल। तो जब हम n = 1 में होते हैं उसमें कोई सबशेल नहीं होता, कोई सबशेल यानी कि वो शेल ही उसका क्या है, सबशेल है, एक ही है। अब सबशेल कितने टाइप्स के होते हैं, अगेन
सो सबशेल आर ऑफ 4 टाइप्स। पहला होता है एस, दूसरा वाला होता है पी, तीसरा वाला होता है डी और उसके बाद चौथा वाला होता है एफ। आपके n इक्वल टू 1 में कौन सा सबशेल है? तो n इक्वल टू 1 के अंदर आप ऐसे ही नहीं कर सकते कि मैं 1D वाला सबशेल ले लेता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा करके, ठीक है। आप उसके अंदर कौन सा सबशेल लोगे ये कैसे पता चलेगा? तो थोड़ी सी जानकारी अगर अपन इकट्ठा करें फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है, इतना हमको पता चल गया है कि देयर इज ओनली वन सबशेल, देयर इज ओनली वन सबशेल, कि n इक्वल टू 1 के लिए मात्र एक सबशेल है। अब वो एक सबशेल 1s भी हो सकता है, 1D भी हो सकता है, 1P भी हो सकता है, 1F भी हो सकता है, बट हमारी मर्जी तो नहीं चलेगी ना, कुछ रूल्स हमें दिखाने पड़ेंगे जिस रूल्स के अकॉर्डिंग हम पता लगाएं। सो कौन सा एग्जैक्टली कौन सा वाला ऑर्बिटल है उस सबशेल के अंदर, एग्जैक्टली कौन सा वाला है करके, क्या नाम है उस सबशेल का, कौन है उसके अंदर, तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं m की वैल्यू, ठीक है। हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? m की वैल्यू। अगर तुम्हें पता लगाना है कि s है कि p है कि d है कि f है तो कैलकुलेट करो m की वैल्यू। तो अगर आपके पास n इक्वल टू 1 होता है तो n इक्वल टू 1 के लिए जो m की पॉसिबल वैल्यू तुम अचीव कर सकते हो वो क्या होती है करके कल निकालना सीखे हो तो मेरे हिसाब से आइडिया होना चाहिए करके। तो m जो होता है वो -L2 + L रेंज का, मतलब उसकी रेंज रहती है और इसमें हम 0 को इंक्लूड करते हैं। तो अभी L कैसे निकालते हैं? L होता है n-1, तो 1 में से 1 गया, 0 बचा, तो देयरफॉर हमारे पास m की वैल्यू भी कितनी निकल कर आ गई करके 0 निकल कर आ गई, ये वाली चीज़, ठीक है। m की वैल्यू भी कितनी निकल के आ गई? 0 आ गई। अब m बराबर 0 है आपका, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों का L बराबर 0 है। तो इससे क्या समझ में आया कि L बराबर 0 और n बराबर 1, सो देयरफॉर आप लोगों का जो वहाँ पे रहने वाला प्राणी है वो कौन है? आप लोगों का 1s ही वहाँ क्यों रहता है? देखो 1 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ऑर्बिट नंबर 1 है, और s मैंने क्यों लिखा? बिकॉज L बराबर मेरा 0 है, ठीक है। यानी कि इस n इक्वल टू 1 के अंदर मात्र एक सबशेल है और उस एक सबशेल का नाम है 1s करके, ठीक है। मतलब ऑर्बिटल के स्पेसिफिकली ऑर्बिटल है और उसका नाम है 1s, ठीक है। उसके अलावा 1s के और फर्दर आप स्प्लिट नहीं कर सकते, जैसे अपन करते हैं ना px, py, pz, आप 1s को फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि s के लिए m बराबर क्या होता है? 0, यानी कि फर्दर स्प्लिटिंग या फर्दर उसका और ओरिएंटेशन इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो ऐसे केस में अब हम लोग आगे और कंटिन्यू करते हैं। एक बार n इक्वल टू 2 के लिए भी निकाल लेते हैं। सो लेट्स इमेजिन कि तुम n इक्वल टू 2 के पास हो, तो n इक्वल टू 2 है, तो अगर कोई तुमसे कहेगा कि आपके पास कितने सबशेल्स हैं तो तुम जवाब दोगे कि हमारे पास 2 सबशेल्स हैं। और अगर मान लेते हैं आपके पास 2 सबशेल्स हैं तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी आएगी? 2 - 1, यानी कि L की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो जो 2 सबशेल मैं ले रही हूँ, ठीक है, वो जो 2 सबशेल मैं ले रही हूँ वो सिर्फ 1 वैल्यू नहीं आएगी, तुम्हें याद होगा 1 से छोटी 0 और 1 दोनों इंक्लूडेड होंगे। L की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 to n-1 होती है, बराबर, तो 0 भी होगी और 1 भी होगी। तो इसका मतलब 2 सबशेल्स जो आ रहे हैं उसमें से एक सामने 2 तो रहेगा क्योंकि ऑर्बिट नंबर तो 2 है, लेकिन अगर 0 है तो एक 2s का कॉम्बिनेशन बैठ सकता है वहाँ पे और एक 2p का कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। यानी कि n इक्वल टू 2 सबशेल ऑर्बिट में आपके पास एक 2s का कॉम्बिनेशन मिल सकता है आपको और एक 2p का कॉम्बिनेशन मिल सकता है, राइट। 2s और 2p के अलावा और कोई तीसरा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि L की वैल्यू मात्र 2 आई है, बस। अच्छा, अब तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ, जब n इक्वल टू 3 पे होगे तो n इक्वल टू 3 पे क्या होगा? 3s तो होगा ही होगा, 3p पे होगा ही होगा, और एक और उसमें ऐड हो जाएगा 3d। लगे तो तुम निकाल के देख लेना। तो इस तरीके से मैं n इक्वल टू 4 के लिए भी कैलकुलेट कर सकती थी। अगर मैं n इक्वल टू 4 वाले ऑर्बिट के लिए चीज़ों को कैलकुलेट करूँ तो उसमें 4s मिलेगा, 4p मिलेगा, 4d मिलेगा और उसके अलावा 4f मिलेगा। समझ रहे हो? ऐसे करते करते तुम आगे के ऑर्बिट्स तक बढ़ सकते हो। तो इन सारी चीज़ों में एक बार ये क्विक रिवीजन करवाया गया है कि ऑर्बिट के अंदर सबशेल या ऑर्बिटल्स हम कैसे ढूंढते हो। अब ये सबशेल और ऑर्बिटल मैंने ढूंढ के बता दिए ताकि किसी को ये डाउट नहीं हो कि 1s में 1p क्यों नहीं आता, या 1s में 1d क्यों नहीं आता, या 1s में 1f क्यों नहीं आता। ये पता होना चाहिए ना कि क्यों नहीं आता। सो देयरफॉर अब हमारे अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। इतना तो हम जानते हैं करके कि ऑर्बिट्स जैसे कि n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, ये सारे ऑर्बिट्स में एक एनर्जी का डिफरेंस रहता है। इनकी सबकी एनर्जी क्या होती है? सेम नहीं होती है करके इनके इसमें एनर्जी का डिफरेंस रहता है। लेकिन अब बात करते हैं हम उनके अंदर मौजूद ऑर्बिटल्स की, ठीक है। अब देखो 1s में तो कोई ऑर्बिटल है नहीं, सो जस्ट स्किप दैट पार्ट,
ठीक है, 1s मतलब अकेला है, बट देखो यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट में दो कॉम्पिटिटर है 2s एंड 2p। तो क्या इन दोनों की एनर्जी सेम रहेगी? तो हमने कल कंसेप्ट में सीखा है कि नहीं यार, दो ऑर्बिटल्स भले ही एक ऑर्बिट में रहते हैं लेकिन उन दोनों की एनर्जीज अलग होती हैं। वैसे ही ऊपर में 3s 3p 3d वहाँ 3 कॉम्पिटिटर्स हैं, तो भले ही ये तीनों एक ही ऑर्बिट में रहते हैं बट तीनों की एनर्जी में थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा करके। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो एक सिंपलेस्ट एटम होता है, हम सबका प्यारा हाइड्रोजन एटम, उस हाइड्रोजन एटम का एक एनर्जी डायग्राम हमने ऑब्टेन किया। अब जो एनर्जी डायग्राम तुम ऑब्टेन किए हो, वो एनर्जी डायग्राम देखो तुम्हें क्या विचित्र सा रिजल्ट देता है करके। ठीक है, एकदम महान रिजल्ट दिया उस एनर्जी डायग्राम ने। ये आपका वो एनर्जी डायग्राम है। इस एनर्जी डायग्राम पे अगर तुम फोकस करो तो तुम्हें दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, ये एनर्जी डायग्राम आपके लिए स्पेसिफिकली किसके लिए, आपके हाइड्रोजन एटम के लिए है। सो इस स्पेसिफिक हाइड्रोजन एटम के लिए जब शेल नंबर 1 पे हम होते हैं, तो शेल नंबर 1 में जैसे कि अभी ऊपर एक्सप्लेन किया मैंने, सिर्फ एक ही चीज़ पॉसिबल है और वो चीज़ कौन है आप लोगों की, 1s, ओनली 1s इज पॉसिबल। जब आप शेल नंबर 2 में होते हो तो आपके पास दो चीज़ें पॉसिबल होती हैं, 2s एंड 2p। अगर तुम्हें डाउट लगे कि अरे यार ये 2p के 3 टुकड़े क्यों कर दिए, तो कल की क्लास वापस से रिपीट देखो, 2p के 3 डब्बे हो जाते हैं। हाँ, बट मैं 2p को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करती थी, एकदम कुछ चिपका कर, बट इन्होंने थोड़ा गैप दे रहे के रिप्रेजेंट किया, इट डजेंट मैटर्स करके, कम से कम लेकिन तीनों का एनर्जी लेवल तो सेम है ना, डीजनरेसी मैटर करती है, तो तीनों सेम ही एनर्जी लेवल पर है। ठीक है, आप कई बुक्स में तुम ऐसा सर्कल बना हुआ भी देखोगे तो अपन उस पर फाइट नहीं कर सकते ना कि सर्कल बनाया मैडम उसने, तो आपने तो स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाया। सो दे आर जस्ट नोटेशंस। ठीक है, द थिंग दैट मैटर्स दैट और सारे के सारे ऑर्बिटल्स में डीजनरेसी होनी चाहिए, यानी कि सेम एनर्जी होनी चाहिए। चलो है, अब लेकिन देखो आर्ग्यूमेंट मुझे किस बात पे करनी है कि जस्ट मैं अभी तुम लोगों को ऊपर कहीं हूँ करके कि 1s चलो ठीक है, फर्स्ट शेल में है, सेकंड शेल में है, थर्ड शेल में है, फोर्थ शेल में है, सारे शेल्स के एन की वैल्यू अलग अलग है। सो देयरफॉर उनके बीच में एक एनर्जी का डिफरेंस दिखेगा करके, तो वो तो एनर्जी का डिफरेंस दिख भी रहा है करके बराबर। लेकिन मैंने अभी भी कहा था कि जो ऑर्बिटल होता है करके, राइट, वो ऑर्बिटल्स में जैसे 2p और 2s है, इन दोनों के बीच में आपको कभी भी सेम एनर्जी का लेवल नहीं दिखेगा। इनके बीच में आपको कैसा रहना चाहिए, थोड़ा सा एनर्जी का डिफरेंस रहना चाहिए। बट तुम अभी देखो दोनों तो सेम एनर्जी लेवल पर है, मतलब ना तो कोई नीचे है ना तो कोई ऊपर है। अगर ऐसा कुछ होता कि 2s मान लेते हैं यहाँ है और 2p थोड़ा सा उस पर ऊपर है, तो हम क्या बोलते, देखो दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आ गया है करके, एनर्जी का गैप क्रिएट हो गया है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो दोनों सेम एनर्जी लेवल पर है। वैसे ही जैसे मैंने ऊपर कहा था कि 3s में, मतलब थर्ड वाले में 3s 3p और 3d तीनों साथ में होने चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पे होने चाहिए थे, ये तीनों साथ में। यानी कि इससे हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम के केस में वी डू एग्री कि 1s जो रहता है वो सबसे कम एनर्जी पर है, उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, 2s की। बट हाइड्रोजन के केस में 2s छोटा होना चाहिए था किससे, 2p से बराबर। हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं ना कि 2p क्या होना चाहिए था, ज़्यादा एनर्जी पे होना चाहिए था। हम लोगों का 3s उससे ज़्यादा एनर्जी पे, फिर 3s से ज़्यादा 3p, 3p से ज़्यादा 3d, उसके बाद 4s के बाद 4p, उसके बाद उससे ज़्यादा 4d और उससे ज़्यादा 4f। ये हम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी हाइड्रोजन एटम के केस में, बट रियलिटी ऐसी नहीं आई। ऊपर वाले ग्राफ को देखकर तुम एटलीस्ट इतना कंक्लूजन तो लगा सकते हो ना करके कि 1s डेफिनेटली कम आया है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड शेल। लेकिन सेकेंड शेल में रहने वाले दो लोग 2s और 2p, ये दोनों आपस में क्या हो गए, आपस में इक्वल आ गए। 2s एंड 2p डेफिनेटली कम आए 3 के कंपेयर में, लेकिन 3s आपका 3p और आपका 3d ये तीनों क्या हो गए, आप लोगों के लेस हो गए। ठीक है, उसके बाद 4s आपका ज़्यादा है, मतलब इक्वल है 4p के, इक्वल है 4d के, और ये भी इक्वल आ गया 4f के, एंड डेफिनेटली 5 से तो ये चीज़ छोटी होगी। तो ये है आप लोगों की रियलिटी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, बराबर ऐसा क्यों हुआ करके कि भले ही आपका जो 2 है, 2 वाले में जो 2s रहता है और जो 2p रहता है, इन दोनों की, इनके अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्यों सेम आई करके, ठीक है बराबर, ये क्यों डीजनरेट है, तो इसका जवाब दो। तो ऐसा फिर हमने लेट्स से ऐसा सोचा कि अच्छा अगर हाइड्रोजन के केस में ऐसा हो रहा होगा तो फिर बाकी एटम्स के केस में भी ऐसा हो रहा होगा। तो हमने एक कोई भी रैंडम एटम कंसिडर कर लिया जो मल्टी इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में कैसा है, वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, मात्र बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने एक मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ कंसिडर की। तो देखो जब मैं एक मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ कंसिडर करती हूँ तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ में क्या क्या वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उससे बातचीत करते हैं।
तो देखो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में आपस में यानी कि उस पर्टिकुलर सिस्टम में दो पॉसिबिलिटीज होती है करके कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होगा। तुम कहोगे कि वो तो हाइड्रोजन में भी हो रहा था, व्हाट्स न्यू? सो देयर इज नथिंग न्यू, राइट। अट्रैक्शन तो दुनिया के आपके हर एटम के न्यूक्लियस और हर एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा। बट बिसाइड अट्रैक्शन यहाँ पे रिपल्शन भी एग्जिस्ट करता है। क्यों रिपल्शन एग्जिस्ट करता है? बिकॉज देयर आर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स। सो हर इलेक्ट्रॉन अपने किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस माइनस की वजह से ज़रूर वहाँ पे क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा होगा, रिपल्शन। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ में हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन के केस में वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अट्रैक्शन ही होता है, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक ही है। बाकी दूसरा रिपल्शन करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है ना, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। यानी कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो सही थी, रियलिटी हमें ऐसी क्यों मिली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन नहीं है। लेकिन अगर तुम यही ग्राफ किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ में देखोगे तो देखो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ का चार्ट है। इसमें देखो 1s 2s और 3s, इनके बीच में एनर्जी गैप है, ये एक एनर्जी गैप है, ये तो रहना ही है। मैं इस क्लास की आज के लेक्चर की स्टार्टिंग में ये समझा चुकी हूँ, एनर्जी का गैप तो रहना ही है, क्योंकि बोहर्स के अकॉर्डिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। जितना दूर जाते जाओगे शेल की एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी करके। तो अब ऐसे केस में फर्स्ट शेल तो चलो ठीक है, लेकिन अब देखो 2s का एनर्जी लेवल ये है, ये वाई एक्सेस को इस पॉइंट पे कट मार रहा है। और 2p का देखो एनर्जी लेवल कहाँ है, 2p का एनर्जी लेवल कहीं यहाँ कहीं है। यानी कि 2s और 2p के बीच में गैप है। यानी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के केस में वी डू एग्री कि 1s कम होता है, ठीक है, 2s ज़्यादा होता है। बट मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के केस में ऐसा नहीं होता कि 2s और 2p को आपने इक्वल कर दिया, 2p ज़्यादा होता है। यानी कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन हमें धोखा नहीं दे रही, बल्कि रियलिटी ऐसी ही चल रही है जैसी हमें उम्मीद है करके। ठीक है, हमें उम्मीद है, यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है करके, हमें उम्मीद है करके, और सब कुछ वैसा ही चल रहा है, सब कुछ एग्जैक्टली हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। बस हाँ, यहाँ पे देखो थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब थोड़ी सी गड़बड़ नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे उसमें। लेकिन फ़िलहाल के लिए कंसेप्ट याद रखना है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा ऑर्डर चलना चाहिए। ठीक है, तो तुम ऊपर के ग्राफ से इस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करने गए कि क्या ये ऑर्डर चल रहा है, तो तुमने पाया करके, रियलिटी तुमने देखी करके कि 1s सबसे कम है, 2s उससे ज़्यादा है, 2p उससे ज़्यादा है, 3s उससे ज़्यादा है, 3p उससे ज़्यादा। तुम खुश हो गए कि अरे वाह करके मेरा ऑर्डर तो फॉलो हो रहा है। लेकिन जैसे ही तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3d ज़्यादा होना चाहिए था, 4s उससे ज़्यादा होना चाहिए था, तुम ये पाते हो करके यहाँ पे सबसे बड़ी हेर फेर तुम्हें देखने को मिली कि 4s इधर आ गया, 3d 4s की जगह चला गया। ये घपला हो गया यहाँ पे करके, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे। ये गड़बड़ क्यों हुई, ये वाला जो टॉपिक है आप लोगों का, ये हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में डेफिनेटली मिल जाएगा करके। ठीक है, आगे 4D में भी ऐसा हो रहा है, जो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का आएगा दैट इज़ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ मंडे से, उसमें तुम्हें इसका रीज़न बिल्कुल मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये चीज़ याद रखो कि 4s देखो आगे आ गया 3D से, ये वाली चीज़ दिख रही है। अच्छा, उसके बाद 3D से ज़्यादा एनर्जी देखो कौन रखता है, 4p रखता है। तो मैं एक्सपेक्ट भी वही कर रहे थे करके कि 4s के बाद तो नंबर 4p का ही आता है करके। तो ये इस तरीके से 4p आप लोगों का क्या है करके उससे आगे है। अब 4p से ज़्यादा एनर्जी किसकी होनी चाहिए थी, 4d की होनी चाहिए थी, है ना। 4p से ज़्यादा एनर्जी किसकी होनी चाहिए थी, आप लोगों के 4d की होनी चाहिए थी। 4d के बाद 5s की होनी चाहिए थी। तो अगेन देखो वही चीज़ हुई कि 3d के बाद 4p तो है, लेकिन 4p के बाद 4d नहीं है। 4d से कम एनर्जी है किसकी, देख लो आपके 5s की, 5s की कम है और 4d की ज़्यादा है। यानी कि इसमें भी वही जंप हुआ है करके कि आप लोगों का 5s पीछे आ गया और 4d आगे आ गया। ये हम लोगों ने पैटर्न क्या किया, ऑब्जर्व किया करके कि 5s पीछे है और आप लोगों का 4d आगे है। ये रियलिटी थी। तो पहली बार उस रियलिटी का रीज़न आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। लेकिन अभी जो फिलहाल टॉपिक हम लोगों का चल रहा है, उस टॉपिक पे हम लोग कंसंट्रेट करें तो एक डाउट दिमाग में आना चाहिए कि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के अंदर 2s और 2p आपस में इक्वल क्यों नहीं आए। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के केस में 2s और 2p इक्वल थे, 3s 3p 3d इक्वल थे, ठीक है, लेकिन आपके मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के केस में ये वाली चीज़ ऐसी इक्वल क्यों नहीं आई।
तो पहला तो मैं बहुत ही सिंपली तरीके से रीज़न तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ करके कि उसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि आपके जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में सिर्फ मात्र एक इलेक्ट्रॉन था, तो मात्र उस एक इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन चलता था। लेकिन अब जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ की, तो बिसाइड आप लोगों का क्या कहते हैं उसमें, ठीक है, कि कितने उसके पास प्रोटॉन है या कितने उसके पास इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है करके। अब क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ चुकी है, सो देयरफॉर करके वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आप लोगों का रिपल्शन भी क्या हो चुका है करके बढ़ चुका है। अब इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन से क्या होता है, कुछ फर्क पड़ता है क्या? हाँ, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बहुत मैटर करता है। इसको भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से। फिलहाल मैं उस टॉपिक को इस टॉपिक के साथ मिक्सअप नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ ये बात याद रखना, बिकॉज ऑफ दैट शील्डिंग इफेक्ट, यही शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आप लोगों के ऑर्बिटल्स के इसमें क्या आने लगता है, एनर्जी का डिफरेंस आता है। क्योंकि एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल दोनों की शेप आपस में अलग अलग है। एस ऑर्बिटल कहाँ स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल कहाँ डम्बल, बराबर। तो इसमें जो ये एनर्जी का मतलब शेप का जो चेंज आता है, जो डिफरेंस आता है, ये शेप का चेंज भी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है किस काम के लिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट के काम के लिए। तो उसको मैं अभी नहीं सिखा रही हूँ, जब आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में एटॉमिक रेडियस, ठीक है, इन सब का, उसके बाद जेड इफेक्टिव, ये सारे कॉन्सेप्ट्स का आइडिया हो जाएगा, तब मेरे लिए वो ज़्यादा आसान होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट को सिखा पाना। सो देयरफॉर अभी के लिए याद रखो कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम ही आप लोगों के पास इकलौता ऐसा एटम है जिसमें आप लोगों का शेल नंबर में तो ऑब्वियसली एनर्जी डिफरेंस दिखेगा, बट विथ इन शेल अगर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन ऑर्बिटल्स में कोई एनर्जी डिफरेंस नहीं होता है, सारे ऑर्बिटल्स के अंदर में एनर्जी इक्वल होती है। इफ समबडी आस्क यू रीजन व्हाई, तो दे यू कैन टेल देम टू थिंग्स। पहला कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है, देयर इज नो रिपल्शन, एंड सेकेंड थिंग देयर इज नो स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, वाई इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज दी ऑर्बिटल्स विद इन दी सेम ऑर्बिट हैव डिफरेंट एनर्जीज। तो उसका 2 रीज़न दोगे कि हाइड्रोजन के कंपेयर में अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ चुकी है, क्योंकि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ चुकी है, सो देयरफॉर करके अब ये क्या होने लगा है करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होने लगा है, एंड दिस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आप लोगों के कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल है। एंड सेकेंड थिंग, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसके लिए काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है करके, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर जो मंडे से स्टार्ट होगा उसमें करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी तुम ये चीज़ कैसा ध्यान में अपने रख सकते हो। अब मैंने जो इतना प्रवचन दिया, ये प्रवचन मेरे किस काम का? प्रवचन ये मेरे इस काम का कि मुझे तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाना है। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का लिखना सिखाने से पहले इट इज़ नेसेसरी कि तुम लोगों को कुछ रूल्स पता हो, ठीक है। जब तुम लोगों को वो रूल्स पता होंगे तो उस रूल्स के बेसिस पर ही तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, राइट। तो हम लोग पहले अपनी रूल्स पे कमांड डाल लेते हैं। अगर हाँ तुम लोगों को स्कूल वगैरह का पेपर अगर लिखना हो तो तुम लोगों को एकदम वर्ड टू वर्ड रूल्स के, प्रिंसिपल के, डेफिनेशन के लिए वर्ड टू वर्ड रट्टा मारना पड़ता है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर तुम लोगों को सिर्फ कोई एक एंट्रेंस एग्जाम देनी है तो उसके लिए आपको किसी स्टेटमेंट को वर्ड टू वर्ड रट्टा मारने की कभी नीड नहीं होती है। हाँ, इतना होना चाहिए कि तुम्हें वो स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए, उसकी फीलिंग आनी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग ये कि आप लोगों को अगर कोई पूछे कि ये बताओ एफ-बॉब प्रिंसिपल कौन है, तो कम से कम इतना तो तुमको पता होना चाहिए करके कि हाँ करके इसको एफ-बॉब प्रिंसिपल कहते हैं करके, ठीक है। कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए कि पोपट बन रहे हो करके कि अरे यार हमको तो पता ही नहीं है, काश हमने रट्टा मार लिया होता। तो देखो, रट्टा मारने वाले जो लोग होते हैं वो डेफिनेटली रट्टा मारते हैं बोर्ड एग्जाम्स में अगर उनको मार्क्स स्कोर करने हैं तो। लेकिन कम से कम जो लोगों को बोर्ड एग्जाम में ये चीज़ नहीं लिखनी है वो ऐसा भी नहीं करते कि हम लोग पूरे ही अनजान है करके इस दुनिया से करके कि एफ-बॉब प्रिंसिपल क्या होता है। क्वेश्चन बना लेंगे बट स्टेटमेंट वेटमेंट नहीं पता, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सबको सब कुछ पता होना ज़रूरी है, मैं रटने के लिए नहीं कह रही, बट पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, पहला जो रूल हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, तो उससे पहले हम लोगों को जो रूल पढ़ना है दैट इज़ द पॉलीस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ये हम लोगों का पहला रूल है। अब देख लेते हैं कि पॉलीस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल आप लोगों का क्या है, क्या कहता है, क्या नीड है इसकी हम लोगों के पास, ठीक है। और भी और ढेर सारे रूल्स हैं बट आज हम लोग सिर्फ 2 ही रूल्स कवर करेंगे। सो पॉलीस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ये हो गया आप लोगों का रूल नंबर 1।
सो व्हाट डज दिस रूल नंबर 1 सेज दैट, सबसे पहला मैं बताती हूँ इसका नियम, बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल है करके। कल मैंने तुम लोगों से कहा था कि लेट अस डिनोट दिस डब्बा एज माय ऑर्बिटल। मैंने इस डब्बे को अपना एक ऑर्बिटल माना। इस ऑर्बिटल के अंदर मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे। फिर बाद में कुछ देर बाद मैंने तुम लोगों से कहा करके कि इसके अंदर जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे अप स्पिन का होगा और एक डाउन स्पिन का होगा। दैट विल डिनोट्स द मोशन ऑफ द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि वो क्लॉकवाइज है कि वो एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। अब इसमें एक इंसान का डाउट आएगा, क्यों एक डब्बे के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रख सकते? मेरी मर्जी में एक डब्बे के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन रखूँगा, मेरी मर्जी में एक ऑर्बिटल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन रखूँगा। सो पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल सेज दैट, मतलब उसमें जाने से पहले कि एक डब्बे के अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखे जा सकते। मैंने तुमसे ऐसा कह दिया कि नहीं रख सकते, झड़प दिया करके कि नहीं रख सकते, मान लो। तो अब तुमने बोला कि क्यों नहीं रख सकते, तो क्यों नहीं रख सकते का जो जवाब है वो जवाब एक्चुअल में देता है पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ये कहता है कि देखो जो क्वांटम नंबर्स बनाए गए हैं, 3 तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आया, चौथा भले ही एक्सपेरिमेंटल आया, लेकिन जो 4 क्वांटम नंबर्स आपके पास है वो 4 क्वांटम नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? दीज 4 क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ एन, या फिर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेशन। एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता पाता क्वांटम नंबर, लेकिन क्वांटम नंबर क्या बता पाता है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है, बराबर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ हो सकती है करके उसकी, ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बराबर कि ये यहाँ होगा कि यहाँ होगा। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, हाइसेनबर्ग ने यही कहा, बट अगर तुम्हें रफ आइडिया भी चाहिए, मैक्सिमम एक्यूरेसी वाला, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला भी चाहिए, तो वो जो 4 क्वांटम नंबर का सेट होता है, दैट 4 क्वांटम नंबर का सेट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। एंड किस तरीके से आप इन चारों क्वांटम नंबर्स को 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम रख सकते हो? हाँ, कैसे रख सकते हो? अगर मान लेते हैं 2 लोगों के DNA एग्जैक्टली सेम हो जाए तो वो एक दूसरे के क्लोन नहीं हो जाएंगे? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं ना पूरे ब्रह्मांड में कि 2 लोगों का DNA 100% मैच करे। तो बस यही पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है कि 2 इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर्स कभी आपस में सेम नहीं हो सकते, बराबर। अब देखो स्पिन के हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो स्पिन आपका प्लस हाफ हो सकता है या तो स्पिन आपका माइनस हाफ हो सकता है। अब मान लेते हैं तुम में से किसी एक जिद्दी इंसान ने कहा कि मैं तो इस ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भी रखूंगा। तो जब तुम इस ऑर्बिटल के अंदर तीसरा इलेक्ट्रॉन रखोगे तो चलो मान लेते हैं उसका n की वैल्यू उसकी भी 3 रहेगी, पहले वाले की भी 3 रहेगी, दूसरे वाले की भी 3 रहेगी, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में रहने का मतलब है एक ही सब शेल का वो ऑर्बिटल है। अगर वो एक ही सब शेल का ऑर्बिटल है मतलब वो एक ही शेल का ऑर्बिटल है। मान लो ये 3s ऑर्बिटल है, ठीक है, मान लो ये 3s आपका ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे देयरफॉर L की वैल्यू क्या हो जाएगी? तीनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए 0 0 0। M की वैल्यू तो L से ही पता लगती है, जब L 0 है तो M भी तीनों के लिए 0 0 0। अब बची बात S की। S में 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो ऑप्शन होता है आपके किस चीज़ का, +1/2 का या तो -1/2 का। पहला इलेक्ट्रॉन बोलता है मैं अपनी स्पिन +1/2 रखूंगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन बोलता है मैं अपनी स्पिन -1/2 रखूंगा, तीसरा वाला बोलता है मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। आप तो अब 0 स्पिन तो रख नहीं सकता ना, ओरिएंट तो करेगा ही करेगा, रोटेशन तो होगी। तो उसने बोला कि चलो मैं +1/2 रख लेता हूँ। तो तुम ये देखो ये चारों क्वांटम नंबर और ये चारों क्वांटम नंबर आपस में एग्जैक्टली मैच नहीं कर गए, ये एकदम एग्जैक्टली मैच कर चुके हैं। तो अगर ये चारों के चारों एग्जैक्टली मैच कर चुके हैं तो इसका मतलब ये 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, क्योंकि दोनों की लोकेशन एग्जैक्टली सेम है। सो दिस इज द पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल कि कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कभी भी आपके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है सेम ऑर्बिटल में, ठीक है, सेम ऑर्बिटल में, ठीक है, तो सेम ऑर्बिटल के अंदर रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स का कभी भी सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स आप लोगों का पॉसिबल नहीं है करके, ठीक है, आपके चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम आ जाएं ये चीज़ पॉसिबल नहीं है करके। 3 सेम हो सकते हैं बट चौथे को अलग होना ही पड़ेगा, ठीक है, चौथे को अलग होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अलग नहीं किया तो चौथे मतलब उस नए वाले इलेक्ट्रॉन में और पुराने वाले इलेक्ट्रॉन में बताओ क्या डिफरेंस है? सेम ही तो होगा, क्या डिफरेंस आया दोनों में? हाँ, अगर मान लेते हैं कि लेट्स से ऐसा पॉसिबल होता कि आपके पास स्पिन के 3 ऑप्शंस हैं,
कि देखो एक इलेक्ट्रॉन 3 तरीके से स्पिन कर सकता है। कैसे कर सकता है, डोंट थिंक ओवर इट, बट मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट किसी साइंटिस्ट ने कल को ये खोज करके निकाल दिया कि एक इलेक्ट्रॉन 3 तरीके से स्पिन कर सकता है। एक हो सकता है एक्स तरीका, एक हो सकता है वाई तरीका, एक हो सकता है जेड तरीका। तो तुम इसके अंदर फिर 3 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। रखो 3 इलेक्ट्रॉन, ये रखो 3 इलेक्ट्रॉन। उनका डायरेक्शन क्या होगा उस पर मैं भी अपना दिमाग नहीं खर्च करना चाह रही, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है पहले तो। लेकिन अगर पॉसिबल होगी तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे। बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और फिर उसके बाद जो आपके गैस लेट से 2 डब्बे रहे, तो 2 डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? ये देखो, ये पी में कितने आते थे? 6 आते थे। तो पी में अब कितने आते? 9 आते। तो यानी कि जो पूरी की पूरी तुम्हारी केमिस्ट्री है ना, पूरी की पूरी केमिस्ट्री ही बदल जाएगी। क्योंकि अभी जो पूरी केमिस्ट्री का जो पीरियोडिक टेबल बना है वो किस आधार पे बना है? वो इस बेसिस से बना है कि हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, क्योंकि स्पिन के ऑप्शन ही 2 है। आप 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपने अकोमोडेट किए, ठीक है, इफ थर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर आपके पास कोई थर्ड इलेक्ट्रॉन है और अगर आपने उसको उसी सेम ऑर्बिटल में डाल दिया जहाँ पे पहले से आपके 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ आप लोगों का जो सेट है किस चीज़ का, क्वांटम नंबर्स का, वो क्वांटम नंबर्स का सेट आप लोगों का क्या हो जाएगा करके सेम हो जाएगा। और जब क्वांटम नंबर्स का सेट वहाँ पे जाके सेम हो जाएगा तो वो चीज़ किसको वायलेट करेगी, मतलब किस चीज़ के अगेंस्ट जाएगी? वो अगेंस्ट जाएगी आप लोगों के पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के। देख लेना, हो सकता है कई बार मेरे से लिखने में स्पेलिंग गलत हो जाती है, कभी कभी तो मुझे लिखते लिखते ये भी कंफ्यूजन हो जाता है, कभी अचानक, कभी कभी, हमेशा ऐसा कंफ्यूजन नहीं होता कि THAN देन लगाऊं कि THEN देन लगाऊं, मतलब कभी कभी दिमाग फिर जाता है मेरा भी, ठीक है। आखिर मैं भी ह्यूमन ही हूँ, रोबोट तो हूँ नहीं, तो हो सकता है स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक क्योंकि बेसिकली कंसेप्ट मैटर्स। तो इस तरीके से ये हम लोग किसी जो स्टेटमेंट वगैरह है स्टेटमेंट कर सकते हो। तो कई बार ना ऐसा क्वेश्चन वगैरह आता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, या कौन उसे फॉलो नहीं कर रहा है, या कौन उसे वॉयलेट कर रहा है। तो याद रखना, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल मतलब 4 क्वांटम नंबर्स कभी सेम नहीं हो सकते एग्जैक्टली। प्लस हाफ होगा तो दूसरे को प्लस हाफ नहीं देने का, उसको माइनस हाफ देने का। दोनों को आप एग्जैक्टली सेम टू सेम आप नहीं रख सकते, देयर शुड बी एटलीस्ट सम डिफरेंस। पहला सेम है चलेगा, पहला सेम है 3 अलग है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा सेम है 2 सेम है 2 अलग है, ये भी अच्छी बात है। 3 सेम है और 1 अलग है, ये तो लिमिट हो गई। लेकिन चारों के चारों सेम हो जाएं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये कहता है आपका पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। यानी कि पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल से एक बात जो हम लोगों को सीखने को मिलती है, वो बात ये निकल के आती है कि कभी भी आप लोगों का जो एक ऑर्बिटल है, उस एक ऑर्बिटल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, वो मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ कितनी हो सकती है? मात्र 2 इलेक्ट्रॉन। या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो 2 से कम वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो 1 से कम वो 0 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। बट 2 से ज़्यादा 3 बार देते हैं, 4 बार देते हैं, 5 बार देते हैं, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। दिस इज नोन एज पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे दूसरे वाले टॉपिक में। वो दूसरा वाला टॉपिक अब देखो तुम लोगों का है एफबाउ प्रिंसिपल। हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन तुम लोग ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाओ, तो उसको अपना कैसा गूगल वॉइस में डालना, वो कैसा बराबर प्रोनाउंस करके देती है, ठीक है। तो तुम चाहो तो उसको देख लेना, लेकिन मेरे हिसाब से एफबाउ प्रिंसिपल अब हमको ये पढ़ना है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एफबाउ प्रिंसिपल? बहुत ही सादा सिंपल 2 शब्दों में इसका वर्णन मैं करती हूँ। जैसे कि तुम्हें पता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के केस में आपके जो एक ही ऑर्बिट के अंदर के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, लाइक 2s 2p, लाइक 3s 3p 3d, इन लोगों के इसमें तक एनर्जी सेम नहीं होती, उनमें थोड़ा स्लाइट एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो एफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे का मतलब व्हेन वी विल डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, व्हेन वी विल डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स, हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कल ही तुम लोगों का रिजल्ट आया है, लेट से तुम्हारे घर में मिठाई का डब्बा आया और तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा तुम्हारे थोड़े और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं। अभी फ़िलहाल इस करंट सिचुएशन में तो ज़्यादा लोग घर पे होंगे नहीं, बट फिर भी मान लेते हैं अभी गर्मी का सीज़न होता है, कई रिश्तेदारों के बच्चे ये वो आपके घर में आके रहते हैं। अब मान लीजिए तुम्हारा रिजल्ट आया, कल मिठाई का डब्बा आया है, जो भी तुम्हारी फेवरेट चीज़ है वो आई, तो अब उसमें क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाएगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना। बट डिस्ट्रीब्यूशन करने का एक नियम है,
उस नियम को हमें फॉलो करना पड़ता है। अब वो नियम क्या है? दैट नियम इज एब्बाउ प्रिंसिपल। एब्बाउ कहता है कि देखो भाई, आप सबसे पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जैसे घर में अगर लेट से एक समोसा आया, तो आप सबसे पहले समोसा किसको दोगे? जो घर का सबसे छोटा होगा। उसके बाद जो सबसे मतलब उससे जो जस्ट बड़ा होगा उसको दोगे। और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते करते अगर इलेक्ट्रॉन बचे या अगर समोसे बचे तो घर के सबसे बड़े इंसान को मिलेगा। तुम देखना कई बार ऐसा होता है करके कि घर में कोई चीज़ आती है, लेट से अगर उसकी क्वांटिटी कम है तो पहले बच्चों को मिल जाती है, लेकिन पेरेंट्स तुम लोगों के उसमें सबसे आखिरी में खुद को फीड करते हैं करके, राइट? पहले वो तुम लोगों को चीज़ें देते हैं। सो जस्ट रिलेटेड विथ एब्बाउ प्रिंसिपल कि ये भी क्या कहता है कि आप लोगों के जो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू अदर वंस, तो उनको पहले हक है इलेक्ट्रॉन मिलने का। आप ऐसा कभी नहीं करोगे कि पहले हाइयर एनर्जी वाले को इलेक्ट्रॉन दे दिया और उसके बाद आप लोअर एनर्जी वाले को इलेक्ट्रॉन दे दो। यानी कि एब्बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब हम कभी भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखेंगे, फिलहाल हम लोग सीखे नहीं अभी, ठीक है, कल की क्लास में सीखेंगे, आज की क्लास में उसको नहीं सीखेंगे। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा किस ऑर्डर में किया जाएगा कि सबसे पहले आपको लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन देने हैं। उसके बाद जब आप लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन दे दोगे तब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों के पास जो हाइयर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे उन हाइयर एनर्जी के ऑर्बिटल्स को आपको इलेक्ट्रॉन क्या करने होंगे? डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। कभी भी इसका रिवर्स ऑर्डर या फिर मैथ्स की भाषा में इसका कन्वर्स ऑर्डर फॉलो मत करना, ठीक है, कभी मत करना, ठीक है। तो ये होता है एब्बाउ प्रिंसिपल। तुम चाहो तो एब्बाउ प्रिंसिपल को जाओ अपनी शीट में उसको रीड कर लो, ठीक है। अब अच्छा, अब एब्बाउ प्रिंसिपल का मैं तुम्हें एक ऑर्डर बता देती हूँ। जैसे अभी अभी हमने वो ऑर्डर देखा है करके, वो ऑर्डर क्या है? आप लोगों का है 1s, एक है 2s, फिर 2s के बाद 2p, मतलब ग्रेटर का साइन लगा रहे हैं। उसके बाद आता है 3s, उसके बाद आता है 3p, उसके बाद आना चाहिए 3d। लेकिन जैसे इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था, खुद ही मान लेता है कौन? 4s, और 3d को आगे खिसका देता है। 3d के बाद फिर चलो d खत्म हो गया, फिर आता है 4p, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कौन आना चाहिए? 4d, लेकिन फिर अगेन खुद ही मार लेता है कौन? 5s, और फिर 5s के आगे कौन आ जाता है आप लोगों का? 4d। हाँ, ऑब्वियस है कि 4d के आने के बाद फिर आपका कंटिन्यू होगा, 5p आएगा। ये इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। 5p के बाद 6s आएगा। अब आने लगी दिमाग में भारी भरकम कन्फ्यूजन कि अरे बाप रे, ये जो यहाँ तक तो चलो हमारा छोटा सा दिमाग चीज़ों को याद कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है। 1p, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, फिर 4s, 3d, 4p, 5s, यहाँ तक हम लोग याद कर लेते। लेकिन अगर इतना ही इलॉजिकल रहेगा ये पैटर्न, ठीक है, इतने मतलब एक्सेप्शंस रहेंगे, तो हम कैसे उस पैटर्न को याद कर पाएंगे? तो इस पैटर्न को याद करने का बहुत ही सिंपल सा एक छोटा सा नियम है। एक कुछ नियम वियम नहीं है, एक डायग्राम बना लेना। मैं अभी डायग्राम बना के दिखा रही हूँ तुम लोगों को, लेकिन मेरे बना लेने के बाद तुम भी बना लेना, क्योंकि मैंने ऐसा कई बार ये चीज़ ऑब्जर्व की है स्टूडेंट्स में कि मैं तो डायग्राम बना लेती हूँ और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने भी डायग्राम बना लिया, और जब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने भी डायग्राम बना लिया, फिर जब वो जिस दिन काम करने की कोशिश करते हैं कि चलो अब हम काम करेंगे करके, खुद अपने से तो उनसे डायग्राम तक नहीं बनता है बहुत ही छोटी सी मतलब कहते हैं 2 कौड़ी की चीज़, लेकिन काफ़ी मायने रखती है और इज्जत रखती है वो करके, ठीक है। तो अभी ये देखो करके आपका मेमोरी मैप क्या है, डायग्राम का बनाने का तरीका देख लेना, उसी तरीके से आपको बनाना है करके। ये सबसे पहले जैसे कि तुम जानते हो कि फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1s का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो मैंने लग दिया कि सिर्फ 1s का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। जो सेकेंड ऑर्बिट है उसमें 2 चीज़ें पॉसिबल होती हैं, एक 2s भी पॉसिबल होता है और उसके अलावा वहाँ पे 2p भी पॉसिबल होता है। जो थर्ड होता है, थर्ड में भी अगेन 2 चीज़ें पॉसिबल होती है, 3s भी पॉसिबल होता है वहाँ पे और आपका 3p भी पॉसिबल होता है। अच्छा, और एक और चीज़ पॉसिबल होती है, वो होती है 3d। देखो मैं कैसे बना रही हूँ, एक के नीचे एक बना रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट नंबर में देते हैं 4s दे दिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने 4p दे दिया, फिर यहाँ पे 4d देते हैं। लेकिन अब d पे, d फॉर डॉग पे चीज़ें नहीं रुकती, f तक जाता है, फिश तक चला जाता है करके ये वाला पैटर्न, ठीक है। अच्छा, g तक देखो हमें केमिस्ट्री में नीड नहीं पड़ती है, तो अगर लेट से तुम 5s भी ड्रॉ करते हो तो 5s में भी तुम अपनी दुनिया ना सिर्फ कहाँ तक लिमिटेड रखोगे, f तक ही लिमिटेड रखोगे करके, ठीक है। अच्छा, और उसके आगे तुम चाहो तो इस सीक्वेंस को 6 तक कंटिन्यू करके ले जाओ, जैसे मैं अभी कर दे रही हूँ। ये हो गया 6s, ये हो गया 6p, एक मिनट, ये हो गया आप लोग, अरे 2 मिनट रुको,
हाँ, ये, अरे यार, ये हो गया 6p। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका 6d और यहाँ पे आ गया 6f। उसके बाद अगेन यहाँ नीचे हो गया 7s। बस अब ख़त्म करती हूँ, ज़्यादा बोर नहीं करती हूँ। अब देखो इसको काटना शुरू करना है। कैसे काटेंगे इस मेमोरी मैप को? आप लोगों को राइट टू लेफ़्ट काटना है। तो ये मैंने राइट टू लेफ़्ट काटा, ठीक है, ये ऐसे काटा, ये आया। फिर इसके बाद नेक्स्ट काटो तो कौन कटा? 2s कटा। फिर नेक्स्ट काटो तो कौन कट गया? 2p कटा और बाद में 3s कटा। फिर मैंने काट दिया तो 3p और 4s कट रहा है। उसके बाद 3d 4p और 5s कट रहा है। उसके बाद 4d 5p और 6s कट रहा है। उसके बाद ये देखो, ये मतलब दिख रहा है पैटर्न कटिंग का, ये कटिंग का पैटर्न देखो। अब जो सबसे पहले कट हुआ है इस मेमोरी मैप में, ठीक है, जो इस मेमोरी मैप में सबसे पहले कट हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, उसकी एनर्जी सबसे कम रही होगी। तो अब तुम देख लो कि सबसे आपने स्टार्टिंग में किसको कट किया है? 1s को। तो 1s की एनर्जी लीस्ट रही होगी। 1s के बाद किसकी कटिंग हुई है? 2s की। तो देखो 2s की होगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर में कौन कटा है? अब देखो, अब यहाँ पे 2p और 3s दोनों साथ साथ में, लेकिन पहले आपने किसको काटा था? आपने 2p को काटते हुए 3s में गए हो ना। अब राइट टू लेफ्ट आ रहे हो। तो पहले कटिंग हुई है 2p की, उसके बाद कटिंग हुई है 3s की। ये देखो, ये ऐसे मैं अरेंज करते जा रही हूँ। फिर नेक्स्ट में नंबर आया 3p का। अब देखो हम लोगों को दिक्कत हो रही थी यार, कितने सारे एक्सेप्शन है, कैसे रटेंगे? तो दिख रहा है कि 3p के बाद 3d नहीं कटा है, 3p के बाद 4s कट गया है। तो 4s के बाद फिर कौन आएगा? 3d आएगा। 3d के बाद फिर अब अगर तुम्हें किसी का नाम लिखने का है, ठीक है, 4s तक पहुंच गए, 3d तक पहुंच गए। तो अब देखो 3d के बाद अब किसकी कटिंग हुई है करके, तो 3d के बाद अब कटिंग हुई है 4p की। 4p के बाद किसकी कटिंग हो गई? 5s की। अब देखो यहाँ तक 5s की जर्नी ख़त्म। अब कहाँ से शुरू होगी? 4d तक। तो अब ये यहाँ पे आएगा आप लोगों का 4d पे कट हुआ। उसके बाद कहाँ पे कट हुआ? 5p पे कट हुआ। फिर कहाँ पे कट हुआ? 6s पे कट हुआ। फिर कहाँ कट हुआ है आप लोगों का? वो देखो ऊपर 4f में कट हुआ। डॉट 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 डॉट। अब तुम इसको कंप्लीट कर लेना। तो ये से कहते हैं मेमोरी मैप। ये कोई रूल वगैरह नहीं है, बट हाँ, वो ऑर्डर कैसे याद किया जाए, उस ऑर्डर को याद करने का ये तरीका है, ठीक है। तो एफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि मान लेते हैं तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा छोड़ो ये वाली बातचीत बाद में, पहले तो ये 1s 1p 2s 2p 3s 3d 4 ये सब क्या है? ऑल ऑफ देम आर ऑर्बिटल्स। ये सभी के सभी क्या है? आप लोगों के ऑर्बिटल्स हैं। और जैसे कि तुमको पता है कि अगर ये सब ऑर्बिटल्स हैं तो दे हैव अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रख सकते हैं? मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रखने की इनके अपने अंदर क्या है करके कैपेसिटी। 2 से ज़्यादा ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स का इंटेक नहीं रख पाएंगे। इस बात को आप ध्यान में रखना। यानी कि भले ही आप 1s की बात करो या भले ही आप 2s की बात करो, लेकिन हाँ अभी एक बात याद रखना, अगेन फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि 2p के तो अगेन 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से? 2px 2py और 2pz। ये ऐसे तो टोटल उसके क्योंकि 3 पार्ट्स होते हैं तो तीनों को मिलाकर इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑल ओवर आप लोगों के जितने भी p वाले हैं, ठीक है, कलेक्टिवली p वाले कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 6। चाहे वो 2p हो, चाहे वो 3p हो, चाहे वो 4p हो या चाहे वो 5p हो, कोई भी ऑर्बिट नंबर का p हो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना रखेगा? 6। चाहे s कहीं के भी हो, वो अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन का जो इंटेक रखेंगे वो मात्रा कितना होगा? 2, क्योंकि s का फर्दर कोई डिवीजन नहीं होता है। अच्छा, अब जो d वाले उनके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को स्टोर करने की कैपेसिटी 10। जो f वाले उनके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी? 14। तो इसीलिए मेमोरी मैप को थोड़ा आज अपने हाथों से खुद प्रैक्टिस कर लेना और ये वाला पैटर्न ना थोड़ा याद कर लेना कि किसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी कितनी है करके, ठीक है। यहाँ तक डन है हम लोगों का काम। अब आज की क्लास के लिए एक आखिरी टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। दैट आखिरी टॉपिक इज n+l रूल, ठीक है। ये वाला मैं रूल बस सिखा देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इस क्लास को अभी आज के लिए ओवर करते हैं करके। ये है आप लोगों का n+l रूल। चलो तो देखते हैं कि n+l रूल नामक भला क्या है। तो सबसे पहले तो अभी एफबाउ प्रिंसिपल से तो हमें समझ में आ गया कि ऑर्बिटल को आपको एक सीक्वेंस से भरना चाहिए सच दैट कि आप लोगों का जो ऑर्बिटल मान लेते हैं लोअर एनर्जी का है उसको पहले इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए और उसके बाद जो ऑर्बिटल आप लोगों के ज़्यादा एनर्जी का है उसको कैसा होना चाहिए? बाद में इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए करके, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है करके बराबर। अभी इसके बाद आपका जो ये n+l रूल है, ये n+l रूल भी आपको काफ़ी हेल्प करता है ये पता लगाने में करके कि किस ऑर्बिटल की ज़्यादा एनर्जी होगी और किस ऑर्बिटल की आप लोगों की कम एनर्जी होगी, ठीक है। मेमोरी मैप से
तो आप बिल्कुल पता लगा सकते हो करके, लेकिन आप लोगों को एक और तरीका है इस चीज़ को पता लगाने का, वो है N+L रूल या फिर बोअस-ब्यूरिस रूल, ये दोनों तरीका। इससे आप ये बहुत ही क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हो करके कि क्वांटम नंबर्स मतलब N और L की मदद से करके कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। मात्र मैं 2 लाइन बोलूँगी, उन 2 लाइनों को तुम्हें भी याद रखना है करके, ठीक है। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल दिया जाए, फॉर पर्टिकुलर ऑर्बिटल, एग्जांपल्स में लेकर समझा देती हूँ। फॉर पर्टिकुलर ऑर्बिटल फर्स्ट तो डिसाइड मतलब डिटरमाइन करो n, ठीक है। आप क्या कर लो, उसकी जो n की वैल्यू है वो डिटरमाइन कर लो और उसकी जो l की वैल्यू है वो डिटरमाइन कर लो। स्टेप नंबर 2, फिर आप ऐड कर लो N+L को, ठीक है, दोनों को ऐड कर लो। और उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 वो ये है करके, जब आप N और L को ऐड कर दोगे करके, ठीक है, तो जिस एडिशन की वैल्यू, ठीक है, जिस एडिशन की जो वैल्यू है, जिस एडिशन की वैल्यू आपकी कम आएगी या लोअर आएगी, ठीक है, उसके पास एनर्जी भी लोअर ही होगी। ये बात याद रखना, ठीक है। ये केस है, एग्जांपल्स मैं ले लेती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए करके कैसा। लेट्स से 2s है और लेट्स से 2p है और लेट्स से 3d है। तुम्हें एनर्जी के टर्म्स में जांचना है। अभी जिसको मेमोरी में आप समझ गया, जिसे स्टार्टिंग का लेक्चर समझ गया हो, तो वैसे भी ओरली बता देगा, लेकिन फिर भी अगर मैं अभी बात करूँ तो यहाँ पे देखो 2s के केस में n कौन है, जो ये सामने लिखा होता है उसको n कहते हैं। सो यहाँ पे n बराबर कितना है 2। अब यहाँ पे l कितना है, तो l के लिए लोगों को कन्फ्यूजन होता है। सो नो नीड ऑफ कन्फ्यूजन, l किससे पता लगाते हैं, इन सिंबल से पता लगाते हैं। यहाँ पे सिंबल के नाम पे कौन यूज़ हुआ है, s के लिए ब्रह्मांड में, पूरे केमिस्ट्री के ब्रह्मांड में हमेशा l बराबर 0 होगा। तो अब इनका एडिशन कर लो तो कितना हो जाएगा, 2 + 0 2 रहेगा, तो यहाँ से एडिशन की वैल्यू आई 2। अब आते हैं 2p के पास आ जाओ, तो 2p में n की वैल्यू अभी भी कितनी है, 2 है। जो ये सामने लिखा हुआ रहता है ना उसको n कहते हैं, लेकिन अभी सिंबल की भाषा में p की वैल्यू कितनी है। सो p की वैल्यू कितनी होगी, अभी जैसे s के लिए l की वैल्यू हमेशा 0 होती है, वैसे ही p के लिए हमेशा l की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो 2 + 1 ये कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद n की वैल्यू कितनी है, 3, और l की वैल्यू कितनी है आप लोगों की, d बरा मतलब l की वैल्यू 2, तो एडिशन कितना आया आपका 5। तो जिसका एडिशन जितना ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, 3D की एनर्जी ज़्यादा होगी, 2p की एनर्जी उससे कम होगी और 2s की एनर्जी उससे कम होगी। इसे कहते हैं N+L रूल, यानी कि N+L रूल से बिना मेमोरी मैप बनाए अगर आपको कंपैरिजन करना है कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो आप बहुत ही ईजिली आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। हाँ, बट अगर बहुत सारे आ जाएं 8, 10, 15, तो बेस्ट है कि मेमोरी मैप बना लो और मेमोरी मैप से आप देख लो कि पहले किसकी कटिंग हो रही है। जिसकी कटिंग हो रही है उसके लिए। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिससे एक छोटा सा हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों का फ्रेम करके दिया जाए, और हो सकता है तुम में से किसी का ये डाउट भी हो करके कि अगर मान लेते हैं आपने 2 n और l को आपस में ऐड किया सच दैट कि उनका एडिशन आपस में कितना आ गया, सेम आ गया। लो ठीक है, मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं आपने ऐड किया और आपकी एडिशन की वैल्यू, यानी कि आपके पास n और l के एडिशन की वैल्यू मान लेते हैं अभी कितनी आ गई करके, सेम आ गई, तब आप क्या करोगे, फिर आप कैसे पता लगाओगे। तो यहाँ पे बस अब ये आखिरी चीज़ है, और ये आखिरी चीज़ ये कहती है कि अगर कभी मान लेते हैं 2 ऑर्बिटल्स के n और l की वैल्यू के एडिशन अगर सेम आ जाते हैं, तो ऐसे केस में ये पॉइंट आपका गंगा पार लगाएगा, वो ये है करके कि देन ऐसे केस में जिसका n की वैल्यू छोटी होगी उसकी एनर्जी भी करके छोटी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बोहर्स के थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें पता है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस बात के, आपके n पर। तो ऑब्वियसली जिसका n छोटा है उसका आप लोगों का एनर्जी का कंटेंट भी छोटा होगा। तो अगर मैं इस पे एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे अब तुम ये देखो कि 4s ले लो और एक कंपैरिजन में 3d ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 4s, n मतलब जो ये सामने लिखा है, तो n की वैल्यू है 4, और यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है, अभी अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो l होता है वो ये सामने वाला डिटरमाइन करता है, तो सामने वाले का s है, s यानी कि 0, तो 4 + 0 4। 3d की अगर बात करूँ तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3, और d की वैल्यू कितनी होगी आपकी, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो d की वैल्यू में क्या चेंज आया, तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी हो जाएगी अभी आप लोगों के पास,
ये हो जाने वाली है 2। तो देखो यहाँ पे एडिशन कितना आया 5। तो तुम सीधा सीधा बोलोगे करके कि हाँ 4s और 3d में ये इसका एडिशन ज़्यादा आ रहा है, तो देयरफॉर एनर्जी ऑफ 3d इज़ ग्रेटर देन व्हाट एनर्जी ऑफ 4s। ये तुम स्टेटमेंट दे सकते हो। लेकिन इन केस मान लेते हैं मैंने यहाँ पे 4s के साथ साथ में मैंने ले लिया होता है 3p, तो अभी देखो यहाँ पे n की वैल्यू 3p के लिए कितनी रहेगी 3 रहेगी, लेकिन l की वैल्यू क्योंकि वहाँ पे p है तो 1 हो जाएगा और एडिशन 4 हो जाएगा। तो अब मुझे इस स्टार्टिंग वाले को कंपेयर करना है इस वाले के साथ, तो दोनों का n+l तो सेम आ रहा है। फिर अब क्या करें, तो n+l का रूल कहता है कि कभी आप अगर ऐसी मुसीबत में अटक जाओ तो उसका एक बहुत ही सिंपल सादा सोबर सा नियम है। वो नियम ये कहता है जिसका n छोटा उसकी एनर्जी भी छोटी। तो किसका n छोटा, 3p का n छोटा 3 है ना, यहाँ पे n बराबर 3 है और यहाँ पे n बराबर 4 है, तो देयरफॉर एनर्जी ऑफ 3p विल बी लेस देन द एनर्जी ऑफ 4s। और यही चीज़ तुम्हें एक्सपेरिमेंटली जो ग्राफ ऑब्टेन हमने किया था उसमें भी दिख रहा होगा। लगे तो मैं फिर से दिखा देती हूँ करके, ठीक है, करके कि क्या कैसा है 3p छोटा है किससे 4s से। तो देखो ये रहा आपका 3p, देखो ये 3p छोटे हैं नीचे की तरफ है और 4s आपके ऊपर की तरफ है, ठीक है। और यही चीज़ तुम लोगों को मेमोरी मैप से भी पता चल रही है कि देख लो किसकी कटिंग पहले हुई है। तो कटिंग की अगर बातचीत की जाए तो देखो 3p और 4s एक ही एरो से कट हो गए हैं, लेकिन 3p पहले कट हुआ है 4s बाद में कट हुआ है। सो वो 3p और 4s को क्या है करके तरीका है करके जिसके वाया आप पहचान सकते हो करके कि अच्छा करके इसकी कटिंग पहले हुई है इसकी कटिंग बाद में हुई है करके, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लोग अभी टॉपिक रोकते हैं, अपनी शीट ओपन कर लेना। आई थिंक पेज नंबर 32 है, उसमें भी स्टार्टिंग में एफबाउ रूल ही दिया गया है। उसके बाद उसने पॉलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल दिया है। शीट में मेमोरी मैप एक्चुअल में नहीं बना है तो तुम इस चीज़ को बना लेना करके। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट हाँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं पॉलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल से रिलेटेड बताना भूल गई, तो देख लो वो यानी उस इन्फॉर्मेशन की अच्छा ठीक है मैं बता देती हूँ वो इन्फॉर्मेशन, मैं तो कल बताने वाली थी। देखो लेट्स से ये एक ऑर्बिटल है। अब पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल से हमें इतना तो पता चल गया कि एक ऑर्बिटल में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हाँ, बट ये वाला कॉम्बिनेशन कभी पॉसिबल नहीं होगा कि एक ऑर्बिटल की अपस्पिन और दूसरे इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल के अंदर रहने वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन की भी अपस्पिन। नेवर पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल के अंदर रह रहे हो तो n तो सेम होगा ही होगा। एक ही ऑर्बिटल के अंदर रह रहे हो तो L तो सेम होगा ही होगा। L सेम है तो M भी सेम होगा। अब अगर दोनों का स्पिन भी सेम रख दोगे तो हो नहीं गए चारों क्वांटम नंबर सेम। सो देयरफॉर दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन और दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज रॉन्ग। जब भी एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करो तो पैटर्न विल बी क्या, एक एरो अपवर्ड और एक एरो डाउनवर्ड। ऐसा हो सकता है कि इस रिप्रेजेंटेशन को कई बुक्स में इस तरीके से शो किया था, ये ऐसा आधा एरो और नीचे में आधा एरो, ठीक है, ये इस तरीके से शो करता है। कई बुक्स में ऊपर वाला तरीका भी यूज़ होता है, कई बुक्स में नीचे वाला तरीका भी यूज़ होता है, लेकिन दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम है करके, ठीक है। इस तरीके से कॉम्बिनेशन को याद रखना, आप लोगों का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। अब जैसे मान लेते हैं आपके पास p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में ये आप लोगों के पास ये 3 डब्बे होते हैं। मान लेते हैं पहले में ऊपर और उसके बाद इसमें तुमने ऊपर कर दिया, तो ये गलत है, ऐसा भी नहीं चलेगा, ठीक है। आपको अगर एक ऑर्बिटल के अंदर अगर एक ऊपर है तो दूसरा भी आपको ऊपर नहीं चाहिए, ठीक है, वो नीचे होना। लेकिन मान लेते कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का है, ये पहले वाले डब्बे में ऊपर लेकिन ये दूसरे वाले डब्बे में ऊपर, तो ये सही कॉम्बिनेशन है, इसे गलत मत कर देना। सेम डब्बे में सेम नहीं होना चाहिए, ये दोनों अलग अलग बॉक्सेस है ना, ये अलग बॉक्स है ये अलग बॉक्स है, तो उसमें अगर सेम स्पिन भी हुई तो भी चलेगा, ठीक है। तो अभी देखो हमारे कौन कौन से टॉपिक्स बाकी रह गए। पहला एक आपका बाकी रह गया हर्ट्ज रूल, और उसके बाद हर्ट्ज रूल सीख लेने के बाद हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना है, ठीक है। 1 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स के, तो बेटर होगा कि 1 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर उनके सिंबल के साथ याद कर लो। नाम वाम तुम्हें याद हो जाना चाहिए 30 तक, वैसे तो तुम्हें 10 तक याद था, बट फिर भी एक बार क्विक रिविजन कर लो अगर भूल गए हो तो, ठीक है। और उसके बाद उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, तो उन एक्सेप्शन केसेस के बारे में बात करना है। तुम लोगों को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सिखाना है, मतलब कल की क्लास यानी कि फ्राइडे की एक दिन की क्लास। अच्छा, और सैटरडे को फिर हम लोग स्क्रोडिंगर पढ़ेंगे और संडे को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व।
या हो सकता है सैटरडे को ही स्क्रोडिंगर और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर एक के साथ ही मिक्स में करके दे दूँ और टॉपिक संडे या सैटरडे के दिन ख़त्म, संडे को तुम लोगों का ऑफ। अगर सर बताना भूल जाएं तो उसमें याद रखना कि संडे को ऑफ रहेगा, ठीक है। अच्छा, और मंडे से फिर हम लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ पीरियोडिक। तो अभी तुम्हारी शीट का मैक्सिमम पार्ट कवर हो चुका है करके, तो उसको फटफट अभी कैसा कंप्लीट कर लो। मुश्किल से 2 या 3 टॉपिक्स बाकी हैं, तो उसमें कोई क्वेश्चन वगैरह छोड़ने का नहीं, ठीक है। तो इसको हम ओवर करते हैं। अगर कोई रिलेटेड डाउट्स वगैरह रहे तो मुझे बताना। एंड दूसरी चीज़, शीट के एंडिंग में, थ्योरी वाली शीट के एंडिंग में आप लोगों को सॉल्व एग्जाम्पल्स होंगे, तो उन सॉल्व एग्जाम्पल्स को पहले बना लेना और उसके बाद फिर कैसा अपनी मेन वाली शीट में कूदना करके, ओके।